जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम न्याय के लिए कहाँ भागते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट। लेकिन आपने सोचा है, अगर न्याय देने वाले जजेस ही बेईमान निकल जाए तो न्याय कौन देगा? ऐसे ही सवाल इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से नकदी के बंडल मिलने पर उठे। इस खबर ने पूरे देश के मन में न्यायपालिका के लिए एक सवाल खड़ा कर दिया कि इतनी बड़ी रकम और वो भी एक हाई कोर्ट के जज के घर से। अगर जज ही कटघरे में खड़ा हो तो इंसाफ देगा कौन? लेकिन अब इस पूरे मामले की जांच शुरू हो गई है और वो भी सुप्रीम लेवल पर। जांच का आदेश किसी और ने नहीं बल्कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के साथ पठित अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के अंतर्गत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के लिए ये प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। कृपया इस प्रस्ताव पर आगे की कार्रवाई की जाए। इस प्रस्ताव को नियमानुसार उचित पाते हुए मैंने इसकी स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की धारा 3 की उपधारा 2 के अनुसार मैंने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के अनुरोध के आधारों की जांच करने के उद्देश्य से निम्नलिखित 3 सदस्यों वाली एक समिति गठित किए। माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद कुमार, माननीय न्यायमूर्ति श्री मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, श्री BV आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता कर्नाटक। आपको बताएंगे तीनों जस्टिस के बारे में जो यशवंत वर्मा के कैश कांड की जांच करेंगे। लेकिन इससे पहले आप ये जान लें कि लोकसभा का ये कदम 21 जुलाई 2025 को 152 सांसदों के प्रस्ताव के बाद उठाया गया है। इसमें जस्टिस वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच की मांग की गई थी। ये आरोप इस साल की शुरुआत में उनके आधिकारिक आवास पर नकदी मिलने से संबंधित है। अध्यक्ष बिरला ने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट आने तक इस मामले में आगे की कार्यवाही स्थगित रहेगी ताकि जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत निष्पक्ष और गहन जांच सुनिश्चित की जा सके। समिति यथाशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने तक ये प्रस्ताव लंबित रहेगा। इसी कमेटी के जांच के आधार पर यह तय किया जाएगा कि उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जाए या नहीं। महाभियोग जो लोग नहीं समझते उनके लिए बता दें कि महाभियोग का मतलब होता है जज को पद से हटाने की संसद में प्रक्रिया। अब आपको बताते हैं जस्टिस वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच करने वाली कमेटी के 3 जजेस के बारे में। सबसे पहले जज हैं जस्टिस अरविंद कुमार। ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। वह अपने न्यायिक अनुभव और कानून के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। उनका जन्म 14 जुलाई 1959 को हुआ था। उन्होंने कर्नाटक विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई पूरी की और फिर साल 1984 में वकील के रूप में रजिस्टर्ड हुए थे। उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट में सिविल, क्रिमिनल, संवैधानिक और कराधान से संबंधित मामलों में वकालत की। 2009 में उन्हें कर्नाटक हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया था और फिर 2018 में वे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे। उसी साल नवंबर में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किया गया। अब बढ़ते हैं अगले जज की तरफ। अगले जज हैं मनिंदर मोहन। वो मुख्य न्यायाधीश हैं मद्रास हाईकोर्ट के। 2024 में उन्होंने पद संभाला। उनका जन्म 6 सितंबर 1962 को हुआ था। उन्होंने अपनी कानूनी शिक्षा पूरी करने के बाद व्यापक रूप से सिविल, संवैधानिक और सेवा मामलों में विशेषज्ञता हासिल की। वे राजस्थान हाईकोर्ट में जज के रूप में भी कार्यरत रहे हैं। तीसरे जज हैं BV आचार्य, जो कर्नाटक हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं, वकील हैं पेशे से। अपने लंबे और शानदार कानूनी करियर के लिए वे जाने जाते हैं। उन्होंने आपराधिक और संवैधानिक कानून में विशेषज्ञता के साथ कई हाई प्रोफाइल मामलों में वकालत की है। आचार्य को कर्नाटक में लोक अभियोजक के रूप में उनके कार्यकाल के लिए भी जाना जाता है।
ये तीनों जजों की कमेटी अब जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट के आधार पर संसद में अगला कदम उठाया जाएगा। ये मामला दोस्तों इसलिए भी बड़ा है क्योंकि ये देश की न्याय व्यवस्था की ईमानदारी से जुड़ा है। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से जले नोटों का ढेर मिले 100 दिन पूरे हो चुके हैं। 14 मार्च की रात करीब 11:30 बजे फायर ब्रिगेड को जस्टिस वर्मा के 30 तुगलक क्रिसेंट बंगले में स्टोर रूम में आग की सूचना मिली। आग बुझाते हुए वहां अधजले नोटों की गड्डियां देखी गई। अगले ही दिन नोट भी गायब हो गए। ये मामला मार्च 2025 में सामने आया था। उस समय जस्टिस वर्मा घर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन 3 सदस्यीय आंतरिक न्यायिक जांच ने ये निष्कर्ष निकाला कि वे इस नकदी पर नियंत्रण रखते हैं। इस रिपोर्ट के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश ने उनकी बर्खास्तगी की सिफारिश की। हालांकि जस्टिस वर्मा ने खूब कोशिश की कि वो खुद को बचा सके। इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती तक दी गई, लेकिन अदालत ने इसे पारदर्शी और संवैधानिक बताते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी। जैसा कि हमने पहले बताया कि आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है। अगर समिति आरोप सही पाती है यशवंत वर्मा के खिलाफ, तो महाभियोग प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास करवाना होगा। ये इतना इजी नहीं है कि एक कमेटी ने अपना जजमेंट दे दिया और उसके बाद महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाएगा, लेकिन इसके बाद दोनों सदनों में बहुमत से पास करवाना होगा। ये बिल्कुल वैसी ही प्रक्रिया है जैसे कि कानून बनाने की होती है। लोकसभा, राज्यसभा दोनों सभाओं में बहुमत से इस प्रस्ताव को पास करवाना होगा और इसके बाद भी राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने पर ही जस्टिस वर्मा को पद से हटाया जा सकेगा। आपको बता दें कि स्वतंत्र भारत में ये तीसरी बार है जब किसी कार्यरत न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई है। इससे पहले 1993 में जस्टिस वी रामास्वामी सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। उन पर आरोप थे पद के दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे थे। फिर साल 2011 में कोलकाता हाईकोर्ट के जज सौमित्र सोन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। वकील रहते हुए एक ट्रस्ट का पैसा गबन करने के आरोप उन पर लगे थे। अब अगर इन 3 सदस्यीय समिति आरोपों को सही पाती है और संसद में विशेष बहुमत से महाभियोग पास होता है, तो यशवंत वर्मा तीसरे जज बनेंगे जिन पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी तरह आगे बढ़ेगी। दोस्तों, इस मसले पर और जिस तरीके से न्याय देने वालों पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं, न्याय देने वाले ही अपराधी पाए जा रहे हैं, उनके घरों में बंडल मिल रहे हैं कैश के, इस मसले पर और जुडिशरी सिस्टम पर अब आपके क्या सवाल है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। शुक्रिया।